आज इस नए डीप डाइव में हमारा विषय है भारतीय स्थापत्य के इतिहास में मौर्यकालीन कला का योगदान। हाँ, जो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व का समय था। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का मिशन ही ये समझना है कि कैसे इस काल में शाही भव्यता और लोक संवेदनाओं का एक बड़ा ही अद्भुत संगम हुआ। सही कहा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वक्त तक लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता था, पर यहां से एक बड़ा बदलाव आया। हाँ, ये एक तरह से लकड़ी के बजाय पत्थर यानी पाषाण के उपयोग का एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। देखिए, लकड़ी से पत्थर की तरफ जाना कोई छोटा बदलाव नहीं था। इसे हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला है राजकीय कला, जिसे सम्राटों का संरक्षण प्राप्त था, और दूसरा लोक कला होगा जो आम लोगों से जुड़ी थी। एकदम सही पकड़ा। तो पहले अगर राजकीय कला को देखें तो सम्राट अशोक के स्तंभ सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एकाश्मक है, मतलब एक ही विशाल चट्टान को तराश कर पूरा स्तंभ बनाना। पर मुझे जिस चीज पर सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है वो है इनकी पॉलिश। हाँ, वो शीशे जैसी चमकती पॉलिश आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बनी हुई है। ऐसे लगता है जैसे किसी आधुनिक मशीन से की गई हो। सही में। और अगर हम इन स्तंभों के ऊपरी हिस्से यानी स्तंभ शीर्ष की बात करें, जैसे सारनाथ का सिंह शीर्ष, उसमें जो पशु आकृतियां हैं वो इतनी सजीव हैं कि बस बोल पड़ेंगे। और उसमें बना धम्मचक्र सिर्फ कला नहीं है, बल्कि मौर्य शक्ति और उनकी धार्मिक नीति दोनों को दर्शाता है। एक तरह से इन स्तंभों को हम उस दौर के बिलबोर्ड कह सकते हैं, जिनके जरिए राजा अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। बिल्कुल। सिर्फ स्तंभ ही नहीं, राजकीय कूटनीति और धार्मिक प्रसार के और भी माध्यम थे, जैसे सांची के स्तूप, जिनकी नींव इसी दौर में रखी गई। और गुफाएं भी तो थी ना। मैं बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों की बात कर रही हूँ। हाँ, लोमाश ऋषि गुफाएं। ये रॉक कट वास्तुकला यानी पत्थरों को काटकर इमारतें बनाने की कला की जननी मानी जाती हैं। एक पूरी ठोस पहाड़ी को अंदर से काटकर कमरे बनाना। ये दिखाता है कि उनके पास कितनी बेहतरीन तकनीक थी। पर ये तो हो गई सम्राटों की बात। आम जनता की अभिव्यक्ति के बारे में हम क्या जानते हैं? यहाँ पर लोक कला तस्वीर में आती है। स्वतंत्र कलाकारों ने आम जनता और लोक देवताओं की महत्ता को बखूबी उकेरा। एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है पटना के दीदारगंज से मिली छामड़धारिणी यक्षिणी की मूर्ति। ओ हाँ, जिसके हाथ में पंखा है। और एक मथुरा के पारखम से भी तो मिली थी, पारखम का यक्षा। बिल्कुल। ये मूर्तियां दिखाती हैं कि उस वक्त के कलाकार मूर्ति कला में कितने परिपक्व हो चुके थे। और जो मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं, जिन्हें हम टेराकोटा कहते हैं, क्या वो भी आम लोगों की कला थी? 100%। ये मृण मूर्तियां आम लोगों की कलात्मक रुचि का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो अपने रोजमर्रा के जीवन और देवताओं को इनमें ढालते थे। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि इतिहासकार सर जॉन मार्शल का मानना है कि मौर्य स्तंभों पर फारसी यानी हखामनी प्रभाव था। क्या हमने वाकई फारसी कला की नकल की थी? ये एक बहुत ही दिलचस्प विवाद है, पर अगर हम दोनों का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। देखिए, फारसी स्तंभ छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे, और जबकि मौर्यन स्तंभ तो एकाश्मक हैं, जैसा हमने पहले बताया। सही कहा। इसके अलावा फारसी स्तंभों पर ज्यादा मानव आकृतियां उकेरी जाती थी, जबकि मौर्यन स्तंभों पर पशु आकृतियों के साथ धर्म के संदेश हैं। ये इन्हें पूरी तरह से भारतीय और स्वतंत्र बनाता है। तो ये बात साफ है कि फारसी प्रभाव का दावा पूरी तरह से सही नहीं है। अगर हम इस चर्चा को समेझे तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि मौर्य कला ने भारतीय स्थापत्य को पत्थरों के जरिए एक लंबा स्थायित्व दिया, और यक्ष यक्षिणी मूर्तियों की जो परंपरा शुरू हुई, उसी ने आगे चलकर कुषाण और गुप्तकालीन मूर्तिकला का ठोस आधार तैयार किया। वाकई यह इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर बताइए। अगर प्राचीन काल में कला और वास्तुकला का इस्तेमाल कूटनीति और धर्म के प्रसार के लिए किया जा सकता है, तो क्या आज के दौर की विशाल इमारतें भी समाज को कोई ऐसा ही मौन संदेश दे रही हैं? और यहीं पर ये बात सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है।